हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था। लेक्चर 1 को देखना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको लेक्चर 2 समझेगा। लेक्चर 1 में हमने देखा था रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं हम? अगर एक बॉडी के बीच में कोई भी दो इंटरनल पॉइंट का डिस्टेंस अगर सेम है, हमेशा सेम रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम रिजिड बॉडी। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, जो कि होता है I इक्वल टू mr स्क्वायर। और फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, इजी से लेके मीडियम टफ तक क्वेश्चन किए थे। और फिर एक टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, जिसमें हम रॉड, रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन, ये सारे शेप देखते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको समझने के हिसाब से मैंने थोड़ी सी चीजें चेंज की है। पहले हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक नॉलेज दिया, अब हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। टॉर्क, टॉर्क जिसको बोलते हैं टाउ, ठीक है, टाउ बोलते हैं इसको, टाउ नहीं टाउ, ठीक है। तो टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। अभी टॉर्क चीज है क्या? तो पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी वो टेबल बनाया था 1D और 2D का, ठीक है। 1D में हमने पढ़ा था S, तो इधर थीटा, इधर V तो इधर ओमेगा, इधर A तो इधर अल्फा, इधर M तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका आएगा फोर्स, तो यहाँ कौन? टॉर्क, ठीक है। तो जो काम 1D में मास कर रहा था, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, सेम टू सेम। जो काम 1D में फोर्स कर रहा था लीनियर मोशन में, वही रोटेशनल मोशन में कौन सा काम करेगा? कौन फोर्स का काम करेगा? टॉर्क। अभी टॉर्क मतलब क्या है? यहाँ पूरे चैप्टर का नाम ही रोटेशनल मोशन, रोटेशन। तो बारे बार हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप समझो रोटेशनल मोशन में इसका क्या मीनिंग हुआ, है ना। अब जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ध्यान से देखना, आपको फील आ जाएगा। ये मार्कर है, अब मैं इसको ये फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे, ऐसे ये फोर्स लगा रहा हूं, तो ये क्या काम कर रहा है? ये फोर्स, ये इसको आगे लेके जाने का काम कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन दे रहा है। लेकिन यही फोर्स मैं ऐसे लगाऊं, ऐसे, तो ये देखो, ये क्या कर रहा है? घुमा रहा है इसको, ये देखो, रोटेट कर रहा है। और एक्सिस कौन सी इसकी? इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है। इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि घुमाने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। इजी लैंग्वेज में, जिस फोर्स के वजह से घुमाव प्रोड्यूस होगा, घुमाव मतलब रोटेशन प्रोड्यूस होगा, उसी को हम बोलेंगे टॉर्क। तो वहां पे था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेम टू सेम इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। ऐसा फोर्स जिसके वजह से क्या आ जाए? रोटेशन आ जाए, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब करते हैं फॉर्मूले की तरफ जाते हैं हम लोग। जैसे कि ये रॉड है ना, ऐसा रॉड है समझ लो, और इसकी लेंथ है कुछ आर दूरी पे, आर दूरी पे मैंने यहां से एक फोर्स लगाया ऐसे एफ, और एट एंगल थीटा पे, ठीक है। ओके, तो आप बोलोगे कि इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, तो ये ऊपर वाला फोर्स होगा एफ साइन थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, उसको बोलेंगे एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो आप ही मुझे बताना, टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स, तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रोटेशन क्रिएट करेगा? देखो, कौन सा फोर्स? एफ कॉस थीटा क्या रोटेशन कर पाएगा? जैसे ये रॉड है, ये फोर्स रोटेशन दे पाएगा इसको? नहीं। कौन सा? ये। तो यहाँ रोटेशन वाला फोर्स कौन सा है? एफ साइन थीटा। तो हम कौन सा फोर्स लेंगे? एफ साइन थीटा, ठीक है। फिर इसका मतलब ये जो टॉर्क है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के ऊपर, बराबर, एफ साइन थीटा पे। और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? क्या मैं जो ये फोर्स लगा रहा हूं, मान लो मैंने इस रॉड को यहां बांध के रखा है ऐसे, ये यहाँ पे हिंच करके रखा है, तो क्या ये आर पे डिपेंड कर रहा है क्या? सोच के देखो, क्या आर पे डिपेंड कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है रॉड आपका, ये रॉड है आपका, अगर मैं फोर्स
यहाँ से पैक है, देखो यहाँ से मैंने पकड़ लिया, यहाँ से पैक है। क्या मैं यहाँ से अगर फोर्स लगाऊं, यहाँ फोर्स लगाऊं तो ज्यादा रोटेट होगा, कि यहाँ फोर्स लगाऊं तो ज्यादा रोटेट होगा, कि यहाँ फोर्स लगाऊं तो ज्यादा रोटेट होगा? कहाँ पे? तो आप बोलोगे यहाँ फोर्स। इसका मतलब टॉर्क डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पे आप फोर्स लगाओगे उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही ज्यादा रोटेशन हो पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको और चीज बताता हूँ। जैसे कि ये मान लो हमारे घर पे ऐसे ये दरवाजा लगा होता है ऐसे, बराबर, और यहाँ पे वो हिंज करके रखते हैं हम, बीजागिरी लगाते हैं यहाँ पे ये ऐसे, बराबर, और यहाँ पे हम हैंडल लगाते हैं ऐसे, यहाँ पे हैंडल लगाते। ये हैंडल यहाँ क्यों नहीं लगाते हम लोग? सोच के देखो, कभी सोचा है कि यहाँ लगाते तो हमें ऐसे खोलना पड़ता है, यहाँ पे तो दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि खोलने के लिए हमें चाहिए रोटेशन, घुमाव चाहिए, और घुमाव वो रोटेशन चाहने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, रोटेशन से मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर भागना पड़ेगा। तो यहाँ से जितना आप दूर हैंडल रखोगे उतना ही आपको इजी जाएगा दरवाजा खोलने के लिए। अब ये तो हो गया, ये तो आपने आर डिस्टेंस पे हैंडल लगा दिया। अब आप इस पे दरवाजा खोलने के लिए फोर्स कैसे लगाते हो? मान लो ये दरवाजा है, तो आप ये दरवाजे पे ऐसे फोर्स लगाते हो कि दरवाजे को ऐसे खोलते हो। कैसे खोलते हो? ऐसे ही खोलते हैं। क्यों? क्योंकि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर फोर्स पे। इसका मतलब टॉर्क के लिए हमें चाहिए जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और फोर्स कौन सा हो, परपेंडिकुलर फोर्स हो। ठीक है, तो ये अभी फील आ गया आपको टॉर्क चीज क्या है, समझ में आया? अब देखो, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा, टॉर्क आर पे भी डिपेंड करता है और फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे भी डिपेंड करता है, बराबर। अब वेक्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ए क्रॉस बी बराबर क्या आता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसा कुछ आ रहा था देखो, है ना? तो देखो, ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो टॉर्क का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, आर क्रॉस एफ। क्या फॉर्मूला आ गया, आर क्रॉस एफ, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा, या सबसे मेरा फेवरेट फॉर्मूला है आर परपेंडिकुलर एफ। इसका क्या मीनिंग हुआ, कि ऐसा फोर्स लो जो आर के परपेंडिकुलर हो, या ऐसा डिस्टेंस लो जो एफ के परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आर एफ साइन थीटा भी कर सकता था, लेकिन मैंने कौन सा फोर्स लिया, जो आर के परपेंडिकुलर है। ये देखो यहाँ से आर और ये एफ साइन थीटा क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। करेंगे वैसे हम, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसे पॉइंट पे दे रहा हूं इसको। पहला, अगर थीटा आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री हुआ तो क्या होगा, देखो 0 डिग्री मतलब आपने जो ये एंगल है, ये क्या कर दिया, पूरा जीरो कर दिया ऐसे, मतलब ये फोर्स डायरेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मतलब ये फोर्स लग रहा है आपका ऐसे, और आर वेक्टर भी है आपका इसी लाइन पे, या 180 डिग्री हुआ तो आर वेक्टर आपका ऐसे रहेगा और फोर्स ऐसे रहेगा। तो क्या ये रोटेशन क्रिएट कर पाएगा, क्या ये रोटेशन दे पाएगा? नहीं। तो ये रोटेशन नहीं कर पाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे याद रखने से अच्छा है कि आप ऐसे याद रखो, आर के पैरेलल वाला कंपोनेंट कभी टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकता, है ना? तो यहाँ पे लिख भी दूं क्या मैं, चलो लिख देता हूँ, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स फोर्स नेवर प्रोड्यूस टॉर्क, नेवर प्रोड्यूस टॉर्क। देखो, ओके। अब सेकेंड और वेरी इंपॉर्टेंट केस, जो थीटा है अगर हमारा 90 डिग्री हुआ तो मतलब ये आपका आर है और ये आपका एफ है, हमें तो यही चाहिए, यही तो चाहिए। ये देखो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉर्क होगा, 90 डिग्री इधर डालो तो आर एफ, तो टॉर्क आ जाएगा आपका आर इंटू एफ, ये आपका सबसे मैक्सिमम टॉर्क होगा, आर इंटू एफ। समझ रहे हो आप, ये आर एफ इंटू एफ। और एक मैं आपको चीज बताता हूँ, थर्ड,
ये है डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। अब डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा कैसे लेते हैं, लेकिन बेसिक चीज ये समझो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उस चीज को लेते हैं पॉजिटिव, और अगर कोई चीज क्लॉकवाइज है तो हम उसको लेते हैं नेगेटिव। याद रखना ये चीज, पूरे फिजिक्स में यही है। एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये, तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। ठीक है। अब ये क्या होगा, अगर वेक्टर चाहिए हमें, वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो कैसे करेंगे, आर क्रॉस एफ। तो कैसे करते क्रॉस प्रोडक्ट, आर पे ऐसे हाथ रखो, आर क्रॉस करो एफ की तरफ, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ, थंब जो आएगा वो डायरेक्शन। जैसे कि ऐसे हुआ, ये आर है और नीचे एफ है, तो कैसे निकालोगे, आर पे ऐसे हाथ रखो, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल कौन सा यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल, खाने वाला हाथ यूज करना है, ठीक है, धोने वाला नहीं। खाने वाला। अभी हो सकता है कोई लेफ्टी हो जाए, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, उसका पूरा प्रोग्राम उल्टा हो जाएगा। लेकिन राइट हैंड ही यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब मैं क्या बताने वाला था, हाँ एक चीज, यूनिट, यूनिट क्या होगा इसका, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, मतलब न्यूटन मीटर होगा, बराबर। और डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन हो जाएगा ml²t-2। आप बोलोगे तो एनर्जी का डायमेंशन है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में, कि दो चीज का डायमेंशन सेम हो सकता है, लेकिन डायमेंशन सेम है इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टीज सेम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी तो एनर्जी का जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन इसका डायमेंशन सेम है, एनर्जी जैसा काम नहीं कर रहा है, सॉरी ये एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम। ठीक है, तो टॉर्क का मोटा मोटा हमने क्या पढ़ा, कि ऐसा फोर्स जो रोटेशन दे पाए उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क में हमने क्या देखा, ये देखा कि भाई जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो ज्यादा टॉर्क दे पा रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप जितना ज्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा रोटेशन आएगा, इसलिए फॉर्मूला आ जाएगा आर एफ साइन थीटा, या आर क्रॉस एफ, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। और हमने देखा डायमेंशन एंटी क्लॉकवाइज को लेना है पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को लेना है नेगेटिव। हमने ये भी देखा कि 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा टॉर्क आता है, और 0 और 180 डिग्री पे सबसे कम या जीरो टॉर्क आता है। और उसके बाद हमने देखा कि ये राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, और डायमेंशन होगा ml²t-2, जो कि एनर्जी जैसा डायमेंशन है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज पूरी अलग है। बोलो क्लियर है एकदम, तो इतना हमने पढ़ लिया है मोटा मोटा, तो आप ये एक बार लिख लो। चलो, सो यस, क्वेश्चन करते हैं टॉर्क वाला। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कि जहां पे एफ वेक्टर दे रखा है आपको, आर वेक्टर दे रखा है, और आपको टॉर्क निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल। अभी मैंने टॉर्क का फॉर्मूला बताया, टॉर्क होता है आपका आर क्रॉस एफ, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे हम, ये ऐसे डिटर्मिनेंट मेथड से करते थे ना, आई जे के ऐसे करते थे, आई जे के, फिर आर क्या लिखो, 1 1 1, फिर लिखो आप एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ है ना, 1 2 -1, फिर आपका जो टॉर्क आएगा वो क्या होगा, आई कैप लिखो पहले, आई कैप पे ऐसे हाथ रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 1 -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। लेकिन जे कैप लिखते टाइम माइनस लिखना है, तो ये लिख दिया माइनस जे कैप, फिर जे कैप पे हाथ रखो, 1 × 1 -1 -1 -2, फिर के कैप लिखो, हाँ के कैप कितना होगा, 2 - 1 1, तो ये आपका जो टॉर्क आ जाएगा वो आ जाएगा -3 i कैप +2 j कैप +k कैप। मैग्नीट्यूड किसी ने पूछा टॉर्क का, तो कितना बोलोगे, √9 + 4, 13 और 1 14, तो आंसर आ जाएगा 14 नैनोमीटर, नैनोमीटर नहीं न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि यहाँ पे हमने एक ऐसा पेंडुलम लगाया है, और ये ऐसे
तो देखो, सो यस क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिसमें हमने सिंपल एक बॉब लगाया है जिसका मास m है और इस पोजीशन पे आपको टॉर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नीचे mg लगेगा, ऐसे mg, और ये अगर आपने एक्सटेंड किया तो ये भी एंगल कितना है, थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा हमारा, mg cos थीटा, और यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा उसको बोलेंगे हम mg sin थीटा। अगर मैं इसको ध्यान से आपको डायग्राम बनाऊं तो ये आपका बॉब है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका ये mg sin थीटा और ये दूरी है l। तो मैंने क्या बोला था, हमें टॉर्क का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, r परपेंडिकुलर f। ऐसा फोर्स लेना है जो r के परपेंडिकुलर हो। तो ये देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम कौन सा लेंगे, डिस्टेंस mg sin थीटा फोर्स इंटू l, mg sin थीटा इंटू l, खत्म। ये हमारा टॉर्क हो गया, mg sin थीटा इंटू l। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये फोर्स लो और ये डिस्टेंस लो। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, मैं यहाँ बताता हूँ। देखो मेथड नंबर 2, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये डायग्राम, ये कि जैसे यहां से लग रहा है mg, तो आप फोर्स के ही परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस लो, ये फोर्स को मत रिजॉल्व करो। तो अभी देखो ये थीटा है, ये एल है, तो ये दूरी कितनी आएगी, एल साइन थीटा। तो ऐसे करो या ऐसे करो, टॉर्क कितना आएगा, एम जी एल साइन थीटा। दोनों ही केस में टॉर्क क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये लिख लो पहले, क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल भी घाई गड़बड़ी नहीं करेंगे। रोटेशनल मोशन एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप भरोसा रखिए, आपको एकदम क्लियर कर देंगे। रोटेशनल मोशन एकदम समझ में आ जाएगा आपको, आप धीरे धीरे चलते जाइए। जिसको भी ये चीजें आती है 1.5x 2x पे देख लीजिए, और जिनको नहीं आती धीरे धीरे चलो, ठीक है। क्योंकि अब मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो सीटी से लेके जेई एडवांस, मेरी वीडियो में पूरा सब कुछ इंक्लूड होता है। मैं टाइम टू टाइम बता दूंगा कि सीटी वालों को क्या ध्यान में रखना है और जेई वालों को क्या ध्यान में रखना है, नीट वालों को क्या ध्यान में रखना है। सो डोंट वरी, ठीक है। तो जब भी मैं बताऊंगा कि दिस पार्ट इज ओनली फॉर जेई एडवांस, तो सीटी नीट और जेई मेंस वाले लोग उसको फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका गोल जेई एडवांस ना हो, आप सिर्फ उसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो देन इट्स ओके, ठीक है। तो लिख लेंगे ये। तो यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टॉर्क हमें निकालना है, एक रॉड दिया है जिसका मास m है, लेंथ l है, तो उसका टॉर्क निकालना है। तो सेम पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था वही करना है। आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास से आपका mg लगता है ऐसे नीचे, है ना, और ये दूरी कितनी रहेगी आपकी, l/2 रहेगी, l/2, ठीक है। तो आप बोलोगे ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, और ये जो हमें लगने वाला कंपोनेंट कौन सा है, mg sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर डायग्राम बनाऊं रॉड की, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से एक कंपोनेंट लग रहा है आपका mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ पे लग रहा है mg cos थीटा, और ये जो दूरी है वो दूरी कितनी है, l/2। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है, ये। तो हम टॉर्क सीधे सीधे लिख लेंगे mg sin थीटा, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, उस फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, तो ये कितना है, l/2। तो यहां से हमें टॉर्क आ गया mg sin थीटा इंटू l/2। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है और टॉर्क कहाँ पूछ रहा है, वो मैक्सिमम हाइट पे टॉर्क पूछ रहा है, यहाँ पे ये एच मैक्स पे ये वो क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो जरा यहाँ पे। तो आप बोलोगे यहाँ पे एक फोर्स, देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ये देखो वहां पे एक फोर्स लग रहा है, सिर्फ नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, बराबर। अब ये अगर आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ऐसे, बराबर, तो ये वाला फोर्स थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं मैं ऐसे, हाँ। तो इसके परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस कौन सा है, यही तो है। और ये क्या है आपका, रेंज/2। ये समझे क्या आप लोग, ये पूरा क्या है, ये रेंज ही है। अब फोर्स अगर बीच में लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, mg इंटू r/2। तो टॉर्क हम लिखेंगे r परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, तो r परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, r/2 इंटू mg, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको फर्दर ओपन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं,
आर को क्या लिख सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये 2 नीचे वैसे के वैसे इंटू एम जी। अब इसको देखो ओपन करो तो कितना आ रहा है, एम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को ले क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। वो जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 से 2 खत्म, नीचे बचेगा टी। तो यहां से आपका टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा, एम यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला है, कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। क्लियर है। अभी यही क्वेश्चन में अगर आपको बोलूं, क्वेश्चन नंबर 5, यही क्वेश्चन में आपको बोलूं कि टॉर्क निकालो कहाँ पे, जहां पे लैंडिंग हो रही है। तो लैंडिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका फोर्स, यहाँ पे भी तो एम जी लगेगा। तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्या होगा, एम जी इंटू आर। तो सीधे सीधे टॉर्क आएगा एम जी इंटू आर, खत्म। आर का फॉर्मूला डाल दीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो टॉर्क क्या आ जाएगा आपका, टॉर्क आ जाएगा एम जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क आ जाएगा। बोलेंगे किसी भी पॉइंट पे टॉर्क निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, किसी भी टी पॉइंट पे टॉर्क निकालना है तो वेक्टर फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मैंने जो देखे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल एच मैक्स, यहाँ पे तो टॉर्क जीरो होगा, उसके अराउंड ही है, यहाँ पे ऐसे ठराविक डिस्टेंस पे ही आपको पूछा गया है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 2 सेकंड में टॉर्क निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सेकंड पे एस एक्स निकाल लो। तो ये 2 सेकंड इंटू एस एक्स, ये आपका काम कर देगा। चलो क्लियर है एकदम, मजा आ रहा है एकदम। तो गुड, नोट्स बनाते रहिए एज इट इज। अपने चैनल की एक अलग नोटबुक होनी चाहिए। और अगर पसंद आ रहा है तो पिछले लेक्चर में जैसे आपने मुझे मैसेज किए थे, पर्सनली भी बहुत लोगों के मैसेज आए, वैसे भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मैंने बहुत लोगों की हेल्प की, उनको भी बड़ा फायदा हुआ। सो गुड, दूर दूर से मैसेज आ रहे हैं और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप भी मैसेज कीजिए, कोई हेल्प चाहिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। ओके, चलो लिख लो। सो ये स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने एक ट्रेजेक्टरी दी है मास एम की। क्या दी है, उसकी एक्स में क्या है, एक्स नॉट प्लस ए कॉस ओमेगा 1 टी, और वाई में दिया है वाई नॉट प्लस बी साइन ओमेगा 2। और टॉर्क पूछा है आपको टी इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब इनिशियल पोजिशन में एट ओरिजिन पे आपको टॉर्क पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे पूछा है ना। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स कितना है अपना, एक्स है आपका, एक्स कितना है, एक्स नॉट प्लस ए, टी को जीरो डाल दिया। और वाई कितना है हमारा, वाई है वाई नॉट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं आर वेक्टर लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा वो, एक्स नॉट प्लस ए आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। वेरी वेरी इजी, इक्वेशन नंबर 1 देख लेना। ठीक है, क्लियर एकदम, ये आ गया। इसके बाद अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं वी एक्स, तो क्या हो जाएगा, वी एक्स आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है। एक्स नॉट का तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। ए कॉस ओमेगा टी का कितना आएगा, या कॉस का माइनस आ जाएगा, तो ए ओमेगा 1 बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा 1 टी। समझ रहे हो ना, चेन रूल से। पहले कॉस का डिफरेंशिएशन किया, वो आया माइनस साइन ओमेगा 1 टी, और ओमेगा 1 टी का डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगा ओमेगा 1। ठीक है, और उसी तरह वी वाई कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, बी ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 2 टी। क्लियर है इतना, ये वी वाई आ जाएगा। अब आपको अगर वी वेक्टर लिखने को बोलूं, लेकिन जरूरत नहीं वी वेक्टर की, ठीक है, क्यों नहीं है आपको पता चल जाएगा। और एक बार डिफरेंशिएशन अगर करूं मैं एक्स के लिए, तो कितना होगा, एक्स डी वी एक्स बाई डी टी। तो एक्स कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा 1 स्क्वायर कॉस ओमेगा 1 टी। देखो यार, समझ रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन वगैरह आना जरूरी है। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखते चलो कि सर इसका लेक्चर बनाओ, उसका लेक्चर बनाओ। और आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही हमें एनर्जी आती है, कोई भी हो।
कोई भी टीचर हो, अगर आप उसको रिस्पॉन्स दिखाओगे तभी वो आपको रिस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है। तो ax तो ay कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस बी ओमेगा टू स्क्वायर साइन ओमेगा टू टी, ठीक है। तो अगर मैं ए वेक्टर लिखना चाहूँ एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो कितना आएगा, लिखो, इधर टी को जीरो डाल दिया तो ये वन हो जाएगा, तो बचेगा माइनस ए ओमेगा वन स्क्वायर आई कैप, और इधर क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ, फोर्स एफ वेक्टर टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर सिर्फ फोर्स तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू ए वेक्टर होता है सर, तो मास से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, माइनस एम ए ओमेगा वन स्क्वायर आई कैप, तो ये आपका एफ वेक्टर आ जाएगा। और एफ वेक्टर आने जाने के बाद आपको लिखना है टॉर्क, तो टॉर्क क्या होगा आपका, आर क्रॉस एफ, तो आर वेक्टर क्या है आपका, ये देखो ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, तो डायरेक्ट भी क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो डायरेक्ट आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे ये हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करना है तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो अपना डिटर्मिनेंट मेथड, उससे तो सारे लोग कंफर्टेबल होते ही है। तो आई आर वेक्टर कौन सा है हमारा, एक्स नॉट प्लस ए वाई नॉट, ये जीरो, और इधर एफ वेक्टर कितना है हमारा, माइनस एम ए ओमेगा वन स्क्वायर जीरो जीरो, देखो कितना इजी है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई पे हाथ रखो तो ये जीरो हो जाएगा, जे पे ये जीरो, के पे हाथ रखोगे तो ये जीरो माइनस ये आ जाएगा, के पे जीरो आएगा कितना, ये देखो एक्स नॉट प्लस ए जीरो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा एम ए ओमेगा वन स्क्वायर वाई नॉट। तो ये जो आपका टॉर्क है टी इज इक्वल टू जीरो पे, वो आपका आ जाएगा एम ए वाई नॉट ओमेगा वन स्क्वायर के कैप, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ कि यही आंसर है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, हाँ सही है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें वेक्टर के साथ खेलना पड़ता है, जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई 11th के जो कुछ टॉपिक थे बहुत जरूरी थे, है ना। वेक्टर को बहुत लोग हल्के में लेते हैं, बहुत जगह पे तो फास्ट फास्ट पढ़ा देते हैं वेक्टर, बोलते हैं कि क्या है वेक्टर तो इजी इजी है, वेक्टर इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फील आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जब भी वेक्टर पढ़ाता हूँ, अपने कोचिंग में जब भी मैं वेक्टर पढ़ाता हूँ, एकदम धीरे धीरे संभाल के प्रैक्टिस करते हुए बढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपका अगर बेस कंप्लीट हो गया, बेस एकदम स्ट्रांग हो गया, तो आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। ये क्वेश्चन क्या है, ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं रोटेशनल मोशन का है, ये पूरा वेक्टर का क्वेश्चन है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट सारे वेक्टर के साथ खेल रहे हैं हम, उसके बाद काइनेमेटिक्स है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, ये सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए, बस बात खत्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो देख लो एक बार, ठीक है, तो लिख लो। सो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, वापस टॉर्क की तरफ आते हैं। अब ये देखो यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, तो आप बोलोगे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो एफ है 20 और यही तो आपकी रेडियस है, यही तो रेडियस है आपकी, परपेंडिकुलर है, तो आप सीधे सीधे लिख दोगे रेडियस 4 और आर कितना 20, आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन मीटर, ठीक है। और डायरेक्शन निकालनी है, तो मैंने क्या बोला था, कैसे, देखो ये कैसे घुमाना चाहता है इसको, क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है तो क्लॉकवाइज को हम लिखते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 80 न्यूटन मीटर टॉर्क बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या होगा, 20 न्यूटन तो चाहता ही है ऐसे घूमे क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे 20 इंटू 4 क्लॉकवाइज, ऐसे लिख दो क्लॉकवाइज, प्लस ये क्या घुमाना चाहता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो 10 इंटू 4 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं हम, ये हो जाएगा -80 और ये हो जाएगा +40, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा -40 nm। अब -40 आ रहा है, मतलब ये अभी भी क्या है 40 nm क्लॉकवाइज, दैट्स इट, ये क्लॉकवाइज है, क्लियर है ये आंसर आपको लिखना आना चाहिए, ओके। आ जाओ इधर, ये कैसे घुमाना चाहता है 20 न्यूटन,
क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो ये आ जाएगा -20 × 4, आगे आगे आगे, और ये भी क्लॉकवाइज -10 × 4। देखो कितना इजी, 80 40 120 खत्म। -120 Nm, माइनस आ रहा है, इसका मतलब टॉर्क जो होगा 120 Nm क्लॉकवाइज होगा, खत्म। कितना इजी। देखो क्वेश्चन भी अच्छे चल रहे हैं और बारिश भी स्टार्ट हो गई। पहली बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम बारिश हो रही है, और हम यहाँ पे मस्त वीडियो बना रहे हैं। रात का टाइम है 1-2 बजे का, और मस्त बारिश हो रही है। आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन ऐसे बूंदों की आवाज आ रही है, और मस्त मजा आता है एकदम बारिश में, एकदम मजा आ जाता है, एकदम ऐसे रोमांटिक माहौल हो जाता है पढ़ाई के मामले में, ठीक है ना। अच्छा मूड आ जाता है। बारिश जब भी हो ना, मस्त ऐसे गाने वगैरह लगा दो। मेरे प्रिपरेशन के टाइम में मैं ऐसा करता था कि मस्त एकदम, मेरे पास ऐसे बटन वाला फोन होता था, उसमें ऐसे रेडियो लगा दो, रेडियो में पुराने गाने चलते थे, मस्त बारिश चलती थी जून पे, हल्के से आवाज में हम रेडियो पे गाने चल रहे हैं, और चल रहा है हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग का काम। तो मस्त प्रिपरेशन का टाइम इतना अच्छा गया कि क्या बताऊँ आपको। अब भी जब याद आती है तो ऐसे लगता है कि उसी टाइम पे वापस चला जाऊँ, तो एकदम मस्त लगता है। और हाँ, एक याद आ गई, चलो आप उधर से ही बोलो वाह 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 वाह, ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको। ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथों में उसका हाथ था, ठीक है। ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथों में उसका हाथ था, चंद कदम हम साथ चले, आंख खुली तो ख्वाब था, ठीक है। आप शायद उधर से आपने वाह वाह बोला होगा, ठीक है। सो बारिश का इफेक्ट है, ये बारिश का परिणाम है, मेरे ऊपर हो गया। चलो वापस पढ़ाई के ऊपर आते हैं। आई थिंक ये समझ गया होगा, तो लिख लेंगे, शेरो शायरी तो चलती रहेगी। चलो लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर रोटेशनल मोशन में कोई होगा तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और इसके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और इतने एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि ये क्या बताऊं आपको, ये टॉपिक बार बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप एकदम अच्छे से इसको समझना। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि इसमें अपना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, और प्लस साथ में उसके साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है। दोनों इक्विलिब्रियम साथ साथ होते हैं। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हम पढ़ चुके हैं एनएलएम में। क्या होता है कि सर जितना भी नेट फोर्स बॉडी पे होगा उसको जीरो कर दो। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स है उनको जीरो करो, जितना भी वाई डायरेक्शन में फोर्स है इसको जीरो कर दो, और जितना भी जेड फोर्स है उसको जीरो कर दो। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो हो गया, और एक जीरो है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसकी, कांस्टेंट। तो कभी भी क्वेश्चन में आप देखोगे अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो समझ लेना वो कौन सा केस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ए जीरो आ गया, तो ए जीरो है तो एफ भी जीरो होगा। आ जाओ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अब वहां पे अगर फोर्स जीरो है तो यहाँ पे क्या जीरो होने वाला है, आप ही बताओ। यस, तो आप बोलोगे यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो होने वाला है, ठीक है। तो टॉर्क जीरो है तो यहाँ पे अल्फा भी क्या आएगा, जीरो। इधर जैसे ए जीरो है तो इधर अल्फा जीरो, वी कांस्टेंट है तो इधर क्या आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट में लाइन आपको देने वाला हूं, वो लाइन है, क्या लाइन है कि इफ इफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, then then torque about, then torque about any point, torque about any point is equal to zero, is equal to zero। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो किसी भी पॉइंट के अलोंग आप उसका टॉर्क क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो आप क्या कर दो, टॉर्क को कर दो जीरो। समझ में आया। अब बाकी चीज तो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, बस इतना ही है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ज्यादा कुछ थ्योरी वेरी पढ़ने की जरूरत नहीं है किताबों में।
और बहुत पढ़ाते हैं इस टॉपिक को, बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आप देख लेना, बेसिक से लेके जेई एडवांस तक के क्वेश्चन आप करके देख लेना, हम भी करेंगे, आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि इतना ही जरूरी है उसमें। क्या जरूरी है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो स्टेप क्या होगा, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या स्टेप फॉलो करूंगा, हमारे माइंड मैप क्या होगा कि पहला स्टेप में करूंगा फोर्स लिखूंगा, फोर्स, जितने भी फोर्स होंगे वो बैलेंस कर लूंगा मैं, ठीक है। फिर फोर्स पे, और फिर मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क। ऐसे पॉइंट पे टॉर्क लिखूंगा जहां पे मेरे को लिखना इजी होगा और फायदेमंद होगा। अब ये कैसे फायदेमंद होगा है, क्या होता है, वो तो क्वेश्चन में करेंगे। तो क्लियर है इतनी बातें, तो चलो लिखो, लिख लो। सो यस, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्या है कि यहाँ पे एक रॉड को हमने ऐसे लटका के रखा है जूले की तरह, और उसके ऊपर 5 kg का ब्लॉक रख दिया है। अब हमें चाहिए कि इन दो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसको लटका के रखा है तो इसका एक्सेलरेशन 0, अल्फा 0, तो ये स्ट्रेटली एकदम क्लियरली स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे टेंशन ले लो अलग अलग, ये ले लो T1, ये ले लो T2। तो पहले तो हमें लिखना है फोर्स के बारे में, तो फोर्स के लिए पहले तो एफबीडी ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, एफबीडी, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास से नीचे लगेगा mg, कितना mg लगेगा, 10 kg का mg लगेगा 100, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 kg का लगेगा, 5 kg का लगेगा 50, ठीक है। और ये दूरी कितनी है हमारी, यहाँ से 0.4 मीटर, ठीक है। और ये दूरी कितनी है यहाँ से, ये है हमारा 0.5 मीटर। और ये बची हुई दूरी कितनी आ गई, फिर ये भी तो आएगी 0.1 मीटर, ठीक है। और यहाँ से टेंशन लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है क्या, T1, और यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा है, T2। तो इतनी सारी कहानी। तो मैंने स्टेप क्या बोली थी, पहली स्टेप आपको बोली थी कि फोर्स लिखना है, तो फोर्स लिखो। तो पहला इक्वेशन देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस करने पड़ेंगे। तो ऊपर T1 T2, तो नीचे कितना होगा 150, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 150। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। देखो क्लियर है, तो बोलो। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिखना है टॉर्क। तो सर मैं कहा टॉर्क लिखूं कि मेरा आंसर एकदम 2 झटके में आ जाए, 2 मिनट में आ जाए, तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो आप, ये एक है, ये एक, तो आपके पास बहुत जगह है, आप यहाँ पे टॉर्क जीरो कर सकते हो, यहाँ पे जीरो कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। फायदा क्या होगा, अगर आपने यहाँ टॉर्क जीरो कर दिया, जनरली सब लोग सेंटर ऑफ मास पे करते हैं, तो अगर आपने सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क जीरो कर दिया तो इस फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा T1 T2 और 50 का। तो एक वापस T1 T2 में एक इक्वेशन आ जाएगा और एक T1 T2, तो आपको दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। और अगर मैंने कहीं एक जगह पे, मान लो मैंने यहाँ टॉर्क जीरो कर दिया, तो मेरा T2 तो डायरेक्ट जीरो हो गया, तो डायरेक्ट T1 आ जाएगा मेरा, समझ रहे हो। तो ऐसे सोचना है। तो मैं क्या करूंगा, इस A पॉइंट पे टॉर्क जीरो कर दूंगा, ये A पॉइंट यहाँ पे, ये ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टॉर्क A बराबर 0, ठीक है। तो T2 का इसी पे है, तो T2 का टॉर्क हो गया 0। 100 का टॉर्क क्या होगा, अब यहाँ टॉर्क 0 किया है तो यहाँ से ये दूरी लेनी पड़ेगी, तो 100 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0.5। और ये कैसे घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज, तो माइनस, फिर ये आ जाओ, माइनस क्लॉकवाइज है वो भी, ऐसे घुमाना चाहता है। 50 इंटू यहाँ से दूरी, वो कितना आएगा, 0.4 और 0.1 0.6, तो 50 इंटू 0.6। फिर T1 कैसे घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर, तो प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा T1 इंटू 1, और नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है -50, ये आ रहा है 30 ना, हाँ 30, और ये आ जाएगा T1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T1 आपका आ जाएगा 80 न्यूटन, T1 आ जाएगा 80 न्यूटन, और यहाँ रख दो T1 को, तो आपका T2 कितना आ जाएगा 70 न्यूटन। खत्म। ये आपके जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन हो गए। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कितना इजी, देखो स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो आपको हर एक चीज इजी लगेगी। ऑर्गेनाइज वे से करेंगे तो जल्दी में आपको मैं एक वीडियो देने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि कैसे ऑर्गेनाइज चीजें करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं।
क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा है ना कि आप सिर्फ उसको फॉर्मूले और ऐसे रट्टेबाजी से नहीं कर सकते, उसका अलग एप्टीट्यूड है। फिजिक्स का अलग एप्टीट्यूड है, मैथ्स का अलग एप्टीट्यूड है, केमिस्ट्री का एप्टीट्यूड अलग है। केमिस्ट्री में क्या होगा, आपको कम समझना पड़ेगा, ज्यादा याद रखने वाली चीजें वहां पे। मैथ्स में ऐसा है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ टाइप के क्वेश्चन है, उस हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ेंगे, बस उसी में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिजिक्स में कोई फिक्स नहीं, कुछ नहीं। तो आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करना पड़ता है, तभी जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। और मैं इसलिए मेरे लेक्चर पे ज्यादा जो फोकस होता है वो कॉन्सेप्ट पे होता है, आपको फील देने में होता है कि आपको एक अंदर से समझ में आए कि अच्छा ये टॉपिक ऐसे है, तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन देखो कितना इजी है, कुछ लगा भी नहीं होगा आपको क्वेश्चन है, लेकिन आ गया आंसर, क्लियर एकदम। चलो लिख लो। सो यस, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से और लेवल मैंने बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे आपको टेंशन और हिंज फोर्स निकालना है, तो डरना मत। हिंज फोर्स मतलब क्या होता है, यहाँ से हमने इसको बांध के रखा है ना, ये वाला फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन तो ये टी है, बराबर। आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप बनाओ एफबीडी। तो ये है मेरा रॉड, ऐसे समझ लो, यहाँ से ऊपर लग रहा है आपका टेंशन, यहाँ पे हिंज फोर्स हमें पता नहीं एक्स में लग रहा है कि वाई में, तो दोनों डायरेक्शन में ले लो, ये एफ एक्स और ये हो जाएगा आपका एफ वाई, ये दोनों डायरेक्शन में ले लो, एक एफ एक्स एफ वाई हो गया इतना। फिर आपको पता है यहाँ से सेंटर ऑफ मास से एक लगेगा फोर्स एम जी, एक फोर्स एम जी लगेगा, ठीक है ना। और ये एंगल कितना है आपका 37 डिग्री। तो पहले तो फोर्स बैलेंस कर लेंगे, फोर्स क्या होगा, वर्टिकल फोर्स टी एफ वाई और एम जी, तो पहला इक्वेशन आ जाएगा टी प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एफ एक्स को बैलेंस करने वाला कोई है क्या, नहीं है, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ये दूसरा इक्वेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। और एक किसी भी पॉइंट पे आपको टॉर्क जीरो करना है, तो अभी आप ही सोच के बताइए आप टॉर्क कहाँ जीरो करोगे। अगर यहाँ पर लिखूंगा तो सिर्फ टी का जीरो होगा, तो एक दो तीन, फिर भी तीन लिखने पड़ेंगे, यहाँ करूंगा फिर भी तीन लिखने पड़ेंगे। लेकिन मैंने अगर टॉर्क यहाँ पे जीरो किया तो मेरे को बस एक और दो लिखना पड़ेगा, तो कहाँ फायदा होगा अपना, तो टॉर्क ए पे क्या होगा, फायदा होगा, टॉर्क ए अबाउट जीरो। तो टॉर्क ए कितना हो जाएगा, टॉर्क ए इसका तो जीरो हो गया, इसका कितना हो जाएगा एम जी, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, देखो ये एक्सिस में थोड़ा बढ़ा रहा हूं, तो ये जो दूरी है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी ये, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, ये पूरा आपका एल है, तो ये एल बाई टू होगा, ये एल बाई टू होगा आपका, तो ये होगा एल बाई टू कॉस 37, ये कितना होगा एल बाई टू कॉस 37 डिग्री। तो लिख लेंगे टॉर्क ए कितना होगा, टॉर्क ए, तो लिख दो माइनस एम जी एल बाई टू कॉस 37, ठीक है, क्लॉकवाइज है। फिर लिखना पड़ेगा टी का टॉर्क, टी पूरा ऐसे घूमेगा तो प्लस हो जाएगा टी का टॉर्क। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो है ना, थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये एल है तो ये कितना होगा एल कॉस 37 होगा, तो टी इंटू ये हो जाएगा एल कॉस 37 डिग्री, दैट विल इक्वल टू जीरो, कॉस 37 कट, एल एल कट, तो सीधे सीधे मेरा टी आ गया यहाँ पे एम जी बाई टू। देखो कितना इजी, यहां से मेरा टेंशन आ गया एम जी बाई टू, ये रख दो इधर, तो ये एम जी बाई टू इधर गया, तो एफ वाई भी आपका कितना आ रहा है एम जी बाई टू, खत्म। यहां से मैंने हिंज फोर्स भी निकाल लिया और अपना क्या आ गया, टेंशन भी आ गया। देखो कितना इजी, पहला लिखना है फोर्स, दूसरा लिखना है टॉर्क, बात खत्म, क्लियर है एकदम। चलो लिख लो, करते हैं स्टार्ट द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा, ये दो टेंशन, दो रॉड आपने एक रस्सी से लटका के रखे हैं और नीचे फ्रिक्शन, तो अपने को क्या चाहिए कि ये जो एंगल है वो चाहिए। देखो क्वेश्चन में भी बोला एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल, ये बोथ रॉड्स आर आइडेंटिकल मास एम एंड लेंथ आर कनेक्टेड बाय लाइन, और फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि प्रिवेंट करे स्लिपिंग से। ओके, तो करते हैं स्टार्ट, आप लोग अच्छे से इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और चलो
पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। ओके ठीक है। अब देखो ये टेंशन है तो ये टी लगेगा यहाँ पे, ये भी टी लगेगा। ओके, फोर्स क्या क्या लगेंगे, यहां से नीचे लगेगा, इसका है mg, सेम यहाँ पे भी नीचे लगेगा mg। अब देखो ये रॉड चाहता है कि मैं पीछे गिरूं ऐसे, ये जब भी गिरेगा ये ऐसे गिरेगा, पीछे जाएगा। अगर ये पीछे जाएगा तो आपको फ्रिक्शन लगेगा आगे, ठीक है, आगे लगेगा फ्रिक्शन। और ये भी चाहेगा कि मैं पीछे गिरूं तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, ये फ्रिक्शन। और एक नॉर्मल लगेगा यहाँ से, ये नॉर्मल पकड़ लो n, ये भी पकड़ लो n, ठीक है। दोनों भी नॉर्मल एकदम आइडेंटिकल हो गए क्योंकि रॉड भी आइडेंटिकल है, ठीक है। अब देखो फोर्स बैलेंस करने, वर्टिकल फोर्स कौन से हमारे पास, एन एन एम जी एम जी, तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 2mg। तो सीधे सीधे अगर सॉल्व किया आपने तो नॉर्मल बराबर आ जाएगा mg। देखो कितना इजी, ये पहला क्वेश्चन आ गया, इक्वेशन आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कौन होगा, फ्रिक्शन और टेंशन, तो सीधे सीधे टेंशन बराबर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन, और आपको पता है म्यू इंटू एन होता है, और जो कि कितना आएगा म्यू एम। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, सबको पता है टॉर्क लिखना पड़ेगा। इस पॉइंट पे टॉर्क लिखना सबसे बेहतर होगा क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन खत्म हो जाएंगे। क्लियर है बात। चलो फिर यहाँ पे mg का इसी रॉड किले में टॉर्क लिखने जा रहा हूं यहाँ पे ए पॉइंट पे, तो आपका जो टॉर्क ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0। तो कितना आ जाएगा, mg का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये थीटा है। चलो यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको, तो आपको इजी जाएगा। यहाँ पे ऐसा रॉड है वो, यहाँ पे नीचे लगेगा आपका mg, ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, तो ये mg sin थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। तो कौन सा लेना पड़ेगा, mg cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितना होगा आपका l/2 होगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है ना। तो और कैसे घुमाना चाहता है ये, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा, कितना टॉर्क आ जाएगा, mg cos थीटा इंटू l/2, और फिर एक टेंशन आएगा इधर, टेंशन t। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये पूरा l है तो ये होगा l cos थीटा, ये होगा l sin थीटा। देखो ये पूरा l है तो ये l cos थीटा, ये l sin थीटा। तो कौन सा लेंगे, l sin थीटा लेंगे, लेकिन माइनस क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है ना, l sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से l खत्म हो जाएगा, तो t sin थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा बाय 2 आएगा। और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो टेंशन आ जाएगा mg/2 cot थीटा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। और टेंशन किसके बराबर है, म्यू mg, तो आपका mg/2 cot थीटा हो जाएगा किसके बराबर, म्यू mg के बराबर। तो यहाँ से mg का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो cot थीटा आ रहा है, cot थीटा किसके बराबर आ रहा है आपका 2 म्यू, और म्यू कितना है आपका, म्यू होता है 1/2, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि cot थीटा कितना है आपका 1, और cot थीटा 1 है तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, खत्म। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकता है दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगे, और हो भी सकता है कि क्वेश्चन रियली डिफिकल्ट हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने मेरे लेक्चर बहुत ध्यान से सुने हैं, नोट्स बनाए हैं, तो आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। डिफिकल्ट जा ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ कि डिफिकल्ट क्या लगा आपको, जो कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे बताओ क्या डिफिकल्ट लगा, कुछ भी नहीं। वही है, जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरह अगर आपने किया तो आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखो ये, चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे है लैडर प्रॉब्लम, ऐसे टाइप को आप बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। कैसे करना होता है, तो वही बात है, ये स्मूथ है, ये फ्रिक्शन है, तो यहां से ये रॉड ऐसे गिरेगा और ये पीछे जाएगा ऐसे पीछे, बराबर। तो अगर एफबीडी आप बनाना चाहो तो ये आपका रॉड है, अगर ये रॉड का मोशन पीछे है तो नो डाउट फ्रिक्शन लगेगा आगे, फ्रिक्शन आगे है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से 100 लगेगा नीचे mg, ये एंगल 37 डिग्री है, यहाँ से एक नॉर्मल लगेगा ऊपर, बोल दो n1, यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा n2, ये आपका एफबीडी हो जाएगा। देखो ना, इधर से एक नॉर्मल लगेगा ऐसे n2, इधर से एक नॉर्मल लगेगा n1,
ठीक है, और नीचे लगेगा 100। अब देखो पहले तो आपको फोर्स बैलेंस करने, नो डाउट फोर्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स होंगे N2 बराबर F, ये पहला इक्वेशन। फिर एक आ जाएगा आपका N1 इज इक्वल टू 100, चलो N1 तो डायरेक्ट ही मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, N1 100। फिर आपको किसी भी एक पॉइंट पे टॉर्क जीरो करना है, तो आंख बंद करके आप कहाँ टॉर्क जीरो करोगे, यहाँ, ताकि एक साथ दो फोर्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट ए हो जाएगा 0। फिर ये 100 इंटू ये दूरी कितनी होगी आपकी, अगर ये मैं ले रहा हूँ L, तो ये दूरी होगी आपकी L/2 cos 37, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 L/2 cos 37 डिग्री, क्लॉकवाइज है तो माइनस, और फिर N2 का हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस N2 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, N2 ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये, तो ये कितना होगा, ये L है, L cos 37 L sin 37, तो ये कितना होगा L sin 37 डिग्री। क्लियर है ना डिस्टेंस का, ये कितना हो गया, ये L sin 37 है, ठीक है। अब बस सॉल्व करना है, तो ये कितना LL तो कट जाएगा, N2 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 cos 37 डिग्री, तो ये N2 आ जाएगा आपका 50 cot 37 डिग्री। अब cot 37 कितना होता है आपका 50 1/10 37 लिख दूं क्या, तो 3/4 हो जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा। तो आपका N2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा 200/3 न्यूटन, और वही किसके बराबर है, फ्रिक्शन के। तो यहाँ से आपका सारे इक्वेशन आ गए। देखो ये हो गया आपका लैडर प्रॉब्लम, ठीक है, तो लिख लो जल्दी। तो यहाँ पे एक दरवाजे का क्वेश्चन है, दरवाजे में क्या दिया है, दरवाजे का वेट है 8 kg, उसके वो वाइड है 1.5 फीट और लेंथ है उसकी 6 फीट, और हमने क्या किया है, दोनों एंड से 1 फीट पे हिंज लगा दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है हिंज फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो अब ये जो हिंज फोर्स है इस पे x कंपोनेंट लगेगा आपका Fx1 लेट सपोज, और इधर एक y कंपोनेंट लगेगा y, वो बोलेंगे Fy, ठीक है। और यहाँ पे भी एक x लगेगा Fx, और एक लगेगा इधर Fy, क्योंकि उन्होंने बोला है कि y जो होगा ये Fx2 होगा, y कंपोनेंट दोनों का क्या है सेम, तो हम फॉलो करेंगे। और एक mg लगेगा दरवाजे का 80, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस करो तो कितना आ रहा है, Fy प्लस Fy इज इक्वल टू 80, तो यहां से Fy इज इक्वल टू मेरा आ गया 40 न्यूटन। हिंज फोर्स का y कंपोनेंट हो गया 40 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करने हैं तो कैसे करेंगे, Fx1 प्लस Fx2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा Fx1 इज इक्वल टू माइनस Fx2, ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया दूसरा इक्वेशन। अब लिखना है आपको टॉर्क, तो टॉर्क कहाँ लिखना फायदे का होगा, तो कोई भी एक इंच पे लिख लो, मान लो इसको ए लिख रहा हूं मैं, तो आप क्या कर दो, टॉर्क अबाउट ए कर दो 0, ठीक है। तो पहले तो 80 का टॉर्क लिखना पड़ेगा आपको, 80 का टॉर्क क्या आएगा, 80 इंटू ये डिस्टेंस कितना है आपका, लगभग लगभग 1.5 है ना, ये 1.5/2 हो जाएगा, 1.5/2 फीट ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम टॉर्क कैसे लिखेंगे, 80 इंटू 1.5/2, क्लियर है। और ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो माइनस आ जाएगा, ओके। अब आ जाओ इधर, इधर तो ये तो दोनों फोर्स का टॉर्क 0 हो गया, इधर आ जाओ, तो इधर कौन टॉर्क दे पाएगा, Fy तो टॉर्क देगा नहीं क्योंकि पैरेलल फोर्स है, तो उधर टॉर्क कौन देगा, Fx2, और डिस्टेंस कितना होगा, बोलो कितना होगा डिस्टेंस यहां से इस इंच तक, तो Fx2 इंटू ये 4 होगा, और ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये आपका आ रहा है Fx2 इंटू ये Fx2 इंटू 4, हाँ, तो ये आ जाएगा Fx2 इंटू 4 बराबर 0। तो यहां से आपका Fx2 आ रहा है, कितना आ रहा है Fx2 जो भी होगा, ये 40 इंटू 1.5 कितना आ रहा है, 40 इंटू 1.5 60, तो ये -60 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो Fx2 आ रहा है वो आ रहा है -15 न्यूटन,
ये -15 है, तो आपका जो Fx1 है वो कितना आ रहा है 15 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो एकदम। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने होते हैं। चलो यस और नो, ठीक है, चलो लिख लो ये। सो यस, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त और जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, और ये जेई एडवांस में आया भी हुआ है एक बार। तो क्या बोल रहा है कि ये मैं कितना फोर्स यहां से दूं कि ये स्टेप ऊपर चढ़ जाएगा, बस दैट्स इट। ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपली ये पूछ रहा है कि कितना फोर्स में दूं कि ये तो स्टेप ऊपर चढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जब ये चढ़ जाएगा तब की बात करना है हमें, तो ठीक है ना। अब क्या है, इस पे पहले हमें फोर्स बैलेंस करने पड़ेंगे। फोर्स बैलेंस करना ही इसमें डिफिकल्ट काम है। तो फोर्स क्या होगा, एक नॉर्मल यहां से मैं देख पा रहा हूं, ये नॉर्मल यहां से लगेगा ऐसे, ये N1, एक ये लगेगा, एक नॉर्मल ये लगेगा नीचे से ऐसा ऊपर जाएगा N2, और ये ऊपर चढ़ना चाहता है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा इसके ऊपर बोलो। ये ऊपर, तो ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शन आपका लगेगा ऐसे, ये बोल दो F1। अब वापस ये पीछे जाएगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा F2। बोलो क्लियर है क्या। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, ये बॉडी ऐसे जा रही है नीचे, तो ये नीचे, हाँ ठीक है चलो कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से तो कांटेक्ट छूट जाएगा, ये जब ऊपर चढ़ेगा तो ये तो कांटेक्ट छूट जाएगा ना, है ना। तो जब ये स्टेप ऊपर चढ़ेगा तब क्या हो जाएगा आपका, तब 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 क्या होगा, तब आपका N2 भी 0 हो जाएगा और आपका F2 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें करना है, थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा चीजों को, तभी जाके चीजें बनेंगी। अब देखो क्या होगा, N हो जाएगा आपका, N2 हो जाएगा, F हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लिखना पड़ेगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि फ्रिक्शन अगर हमें पता नहीं है, फ्रिक्शन ये दिक्कत है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे लिखूंगा, देखो ये जब ऊपर चढ़ेगा ना ऐसे, तब कहानी क्या है आपकी, यहाँ पे आपका F2 है ये, बराबर, और एक फोर्स यहाँ से सेंटर ऑफ मास से आपका mg है, और एक ऊपर फोर्स है F। ऐसी कहानी है इसकी, बराबर। अगर आप मैंने यहाँ पे टॉर्क 0 कर दिया तो आपका दिक्कत क्या हो जाएगा, आप F तो लिख लोगे लेकिन F2 नहीं पता ना आपको, F2 तो फ्रिक्शन नहीं पता। तो अगर मैं यहां कर दूंगा तो मैं mg भी लिख पाऊंगा और F भी लिख पाऊंगा। बोलो, तो सबसे बढ़िया होगा कि यहाँ पे टॉर्क 0 कर दो A पॉइंट पे, तो यहाँ पे टॉर्क A कर दो 0। ठीक है, अब थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनाते हैं हम, ताकि आपको क्लियर हो सारी चीजें। ये पॉइंट है आपका A, बराबर, ये है आपका सेंटर, यहां से लग रहा है mg, इस लाइन से लग रहा है आपका ऐसे mg, बराबर, और ये दूरी आपने ज्वाइन कर ली ऐसे। तो ये दूरी कितनी है आपकी, ये तो r है ना, ये डिस्टेंस तो r है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा वो सोचना पड़ेगा, और ये जो हाइट है इस पॉइंट से ये वाली हाइट, मतलब ये वाली हाइट है, वो कितनी है आपके पास h। ये समझ रहे हो कि नहीं। और ये जो हाइट है आपकी, ये टोटल, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है r। तो ये जो बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका r माइनस h। समझ रहे हो, और इस डिस्टेंस को थोड़ी टाइम x ले लो। अब देखो पूरी कहानी हमने क्लियर कर दी, अब आ जाओ सॉल्व करने। अब आपको लिखना है ए पे टॉर्क, तो आप क्या करोगे, पहले लिखो एफ का टॉर्क, तो एफ इंटू आपको कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा एफ, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस समझ रहे हो ना। ये ए पे आपने टॉर्क 0 किया है ना, तो आपको ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा यहां से, ये पूरा ये वाला यहाँ पे जो लग रहा है, तो है ना, एक्चुअली ये यहाँ नहीं है यहाँ है, तो थोड़ा सा देख लेना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपको ये दूरी लेनी पड़ेगी, ये दूरी लेनी है आपको टोटल,
यहाँ पे है ना वो फोर्स। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये तो है r और ये है r माइनस एच, तो टोटल कितना हो जाएगा 2r माइनस एच, और क्लॉकवाइज है तो कितना हो जाएगा माइनस एफ 2r माइनस एच। ये समझ रहे हो कि नहीं, देखो क्लियर है एकदम, 2r माइनस एच। अब बढ़ते हैं आगे, किसका टॉर्क लिखना है हमें, mg का। mg का तो क्या आएगा टॉर्क, mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो ये आ जाएगा mg इनटू, अब यहां से लग रहा है आपका mg, आपको लिखना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका f की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mg x अपॉन 2r माइनस एच। अब दिक्कत क्या है, x निकालना क्या है, बहुत इजी है, ये ट्रायंगल यस। तो यहाँ पे मैंने x किया था, बीच में वीडियो अटक गई थी, यहाँ से x निकाला तो यहाँ x डालेंगे तो f आ जाएगा आपका mg रूट h अंडर रूट 2r माइनस एच। तो रैशनलाइज करेंगे तो सीधा ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2r माइनस एच अपॉन एच, 2r माइनस एच से तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2r माइनस एच। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा mg अंडर रूट एच अपॉन 2r माइनस एच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से कर लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन और दे दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, भाई बहुत पढ़ाई करते रहना। और ये आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसको सुकून से ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा आपको। और ये कंप्लीट आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कंटिन्यूअस बॉडी के साथ। चलो तब तक जय हिंद।